नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे फन, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अभी देख लेते हैं कि नागराज दोनों में से किसको चुनता है। समझदार हो रहे हो कुमार, महानगर को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दो। और अगले ही पल से महानगर पर एक जहरीला फन फैलना शुरू हो गया। सबसे पहले हवा में उड़ने वाले प्राणी इसका शिकार बने, और फिर जमीन पर चलने वाले प्राणी अपने होशो हवास खोकर जमीन को चूमने लगे। ओह, उन नागों का तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन महानगर पर एक फन रूपी विषैला बादल छा रहा है। इसका स्रोत जहां पर होगा, वे शीतनाग भी निश्चित रूप से वहीं पर होंगे, क्योंकि ये काम उनके अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। नागराज तेजी से फन घन के स्रोत की तरफ बढ़ चला, और वहां पहुंचते ही उसके शक की पुष्टि हो गई। आओ नागराज, हमको पता था कि तुम जरूर आओगे। वैसे भी ये विषैला फनघन तुमको बुलाने के लिए ही फैलाया गया था। क्या चाहते हो तुम लोग? महानगर पर ये विषैला फनघन क्यों फैला रहे हो? महानगर और उसके वासियों के प्रति तुम्हारे प्यार को परख रहे हैं नागराज। बिसर्पी को हमारे हवाले कर दो, तो हम महानगर पर फैला अपना विषैला फन हटा लेंगे। तुमको अगर बिसर्पी मिल गई तो तुम लोग सिर्फ महानगर को ही नहीं, पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। इसलिए तुम्हारी ये शर्त मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर महानगर की तबाही का नज़ारा देख। इनको बंदी बनाकर इस फन को हटाने की कोशिश करने में काफ़ी समय निकल सकता है, और कई निर्दोषों की जान भी जा सकती है। इस फन घन को हटाने का दूसरा इंतजाम करना होगा, परंतु इस बादल को नष्ट करने का कोई भी उपाय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। महात्मा कालदूत से मानसिक संपर्क करके सारी स्थिति को समझाकर तरीका पूछना होगा। और फिर अपने घर में वापस पहुंचकर नागराज ध्यान साधना में मग्न हो गया, और महात्मा कालदूत से मानसिक संपर्क साधकर पूरी स्थिति को विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मुझे रास्ता दिखाइए महात्मन। हम पूरी बात समझ गए हैं नागराज, परंतु इन शीत नागों से सीधे युद्ध में जीत पाना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। इस फनघन को हटाने का और बिसर्पी को अपने असली रूप में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि हिमालय पर्वत पर स्थित शीतनागों की घाटी में जाकर इनको अद्भुत शक्ति प्रदान करने वाले रक्त रुद्राक्ष को ले आया जाए। उसके घाटी से चले जाने से शीतनागों की शक्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी, और उसके स्पर्श से बिसर्पी भी शीतनाग का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ जाएगी। महानगर पर फैला फनघन भी समाप्त हो जाएगा। परंतु जितना समय मुझे हिमालय तक पहुंचने में लगेगा, उसमें तो पूरी महानगर की आबादी ही समाप्त हो जाएगी। मैं तुमको अपनी योग माया से अभी महानगर से शीतनागों की घाटी में भेज देता हूँ। नागराज का शरीर योग लहरों में बदलकर महानगर को पार करता हुआ हिमालय की तरफ बढ़ चला। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये नागराज के शरीर की योग तरंगे हैं, और ये उत्तर की तरफ जा रही हैं, हिमालय की ओर। कहीं ये रक्त रुद्राक्ष लेने तो नहीं जा रहा? कालदूत सब कुछ जानता है। जरूर उसी ने नागराज को रक्त रुद्राक्ष के बारे में बताया होगा, और जैसे उसने बिसर्पी को नागराज के पास भेजा था, वैसे ही नागराज को योग लहरों के माध्यम से भेज रहा है। कहीं नागराज रक्त रुद्राक्ष प्राप्त करने में सफल ना हो जाए। असंभव, बल्कि हमको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। नागराज अभी यहाँ नहीं है, हमको इस मकान में घुसकर बिसर्पी को उठा लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो आप नाग गुरु। इधर हमारा काम भी हो जाएगा, और उधर रक्त रुद्राक्ष प्राप्त करने के चक्कर में नागराज मारा भी जाएगा। साथ ही साथ हमारा महानगर पर फैला फनघन यहाँ से वानों का साफ भी कर देंगे। मैं अभी शीतनाग घाटी में सावधानी बरतने का संकेत भेज देता हूँ, ताकि नागराज वहां पहुंचते ही हमारे योद्धाओं के हाथों मारा जाए। नागराज एक अपरिचित स्थान पर जरूर पहुंच गया था, परंतु उसे मार पाना इतना आसान नहीं था। यही शीतनाग घाटी होनी चाहिए।
बर्फीला नागफन चिन्ह यही इशारा कर रहा है। पर इस बर्फीले वातावरण में अपने शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए मुझे गतिमान रहना होगा, वरना ये शीत ना तो मेरे सांपों को जिंदा छोड़ेंगी ना ही मुझे। नागराज को गतिमान बने रहने की फिक्र तो करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि शीत सर्प नागराज को स्थिर रहने देने वाले थे ही नहीं। तड़ाक! आह! कौन? हिम हिस, शीतनाग सेना का सेनापति। वर्फ भी मेरा शरीर है और वर्फ ही मेरा अस्त्र, और इतना आभास तो तुमको भी है कि अगर मेरी शक्ति वर्फ है तो तेरी कमजोरी वर्फ है। ये तो तूने ठीक समझा हिम हिस, वर्फ मेरी कमजोरी तो है, पर सिर्फ आइसक्रीम के रूप में, दूध वाली आइसक्रीम, बिना खाए रहा ही नहीं जाता। लेकिन तू तो फीका फीका है, तुझे खाऊंगा तो गला खराब हो जाएगा। कर तर! नागराज के उस भीष्णवार ने हिमहिस के शरीर के कई टुकड़े में तोड़ दिया। लेकिन हिमहिस नष्ट नहीं हुआ। नागराज की विस्फारित आंखों के सामने उसके शरीर के टुकड़े गलकर आपस में फिर से जुड़ने लगे, और इससे पहले कि नागराज इस स्थिति को पूरी तरह समझ पाता, बर्फीली तलवार उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। थप! देखी हिमहिस की शक्ति नागराज, एक ही बार में तेरा खात्मा हो गया। हिमहिस को इस बार से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी उसकी थी। ये क्या? तलवार आर पार होने के बाद भी तू बच गया, और तेरे शरीर की गर्मी से मेरी तलवार भी पिघल गई। खैर, ये तो फिर जुड़ जाएगी। नागराज पर ऐसे मामूली वार असर नहीं करते, पर अब मैं जो वार करूंगा वो तेरी जाति के नागों पर भी असर जरूर करता है। विस्फुंकार! मैंने सुना तो है कि तेरी विस्फुंकार बड़ी घातक है, पर यह असर तभी करेगी जब मेरे शरीर के अंदर पहुंच पाएगी। तेरी विस्फुंकार तो मेरे शरीर को छूते ही जम जाएगी, और फिर शरीर पर से फिसलकर पहाड़ों में समा जाएगी। फूं! और अब मैं तेरी कमजोरी पर वार करूंगा, तेरी शीत से कमजोर होने वाली कमजोरी, और ये काम मैं तेरे शरीर को अपने शरीर में ढक कर करूंगा। हिमहिस के शरीर ने अजीब रूप से पिघलकर नागराज के शरीर को अपने शरीर के अंदर कैद कर लिया। ओह, इस हालत में तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, और मेरे शरीर की गर्मी तेजी से कम होने के कारण अपने सर्पों के साथ साथ मैं भी सुसुप्त अवस्था में चला जाऊंगा, और फिर शायद दम घुटने से मर भी जाऊंगा। इधर नागराज एक कैद में फंस गया था, और उधर भारती और वेदाचार्य के सर पर भी विसर्पी के कारण खतरा मंडरा रहा था। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई विसर्पी? मेरे दादा तंत्र मंत्रों की अच्छी काट जानते हैं, शायद वे तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। वैसे कोशिश तो उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी है। तब तक मुझे ये बताओ कि तुम नागराज को कैसे जानती हो? नागराज तुमको अगर यहाँ पर लेकर आया है तो जरूर उसकी कोई बहुत खास दोस्त होगी। कौन हो तुम? वैसे तो मैं यहाँ पर नागराज की तलाश में पहले भी आ चुकी हूँ, इस भारती से मिली भी हूँ, लेकिन नागराज ने मुझे सिर्फ मित्र कहकर मिलवाया है। शायद वो इसको नागद्वीप के विषय में बताना नहीं चाहता, इसलिए पहले इसी से पूछ लूँ कि ये लोग वास्तव में कौन है और नागराज से क्या रिश्ता है इनका। चुप क्यों हो विसर्पी? क्या सोच रही हो? तुम्हारे ही विषय में सोच रही हूँ भारती। नागराज को मैं वर्षों से जानती हूँ, पर उसने कभी भी तुम लोगों का जिक्र नहीं किया। फिर भी तुम लोग उसके काफी करीबी लगते हो। हमारी और नागराज की मुलाकात ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल मेरे दादा नागराज के वंश के राज ज्योतिषी रहे हैं। नागराज के वंश के? भारती विसर्पी को नागराज की कहानी सुनाती चली गई। ओह, तुम लोगों ने नागराज के लिए काफी त्याग किया है, तभी वो तुम लोगों की इतनी इज्जत करता है। लेकिन फिर भी मैं इसके इतने करीब नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है विसर्पी दीदी। दीदी? तुमने मुझे दीदी कहा? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जो मेरे वश में होगा वो सब करूँगी। तुम तो नागराज के काफी करीब हो विसर्पी दीदी। मुझे नागराज के दिल की बात मालूम करके बता दो। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए क्या भावना है। मैं तो उसे चाहती हूँ, पर वो भी मुझे चाहता है या नहीं, ये मुझे पता कर दो।
तुम्हारे अलावा ऐसा और कोई नहीं है जिससे मैं ये काम कह सकूं। बिसर्पी के मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी। भारती उससे उसी के होने वाले पति के दिल का हाल मालूम करने को कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, एक कर्णभेदी आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। छनाक। ओह, ये तो वही दोनों सर्प हैं जिन्होंने मेरा ओह, ये तो वही दोनों शीत सर्प हैं जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया है। नागराज की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। घबराओ मत दीदी, ये दादा बेदाचार्य द्वारा बनाया गया घर है और दादाजी तिलिस्म के महान जानकार हैं। भारती बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही थी सर, क्योंकि कांच के टूटते ही लोहे के मजबूत सलाखों ने दोनों तरफ से बढ़कर खिड़की को घेर लिया। शीत नाग कुमार और नाग गुरु भी चौंक उठे। ये क्या? इस भवन में तो सुरक्षा की अद्भुत व्यवस्था लगती है। खिड़की या दरवाजे के रास्ते से घुसने की कोशिश मत करो, हम छत तोड़कर अंदर घुसते हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी। छत के रास्ते अंदर जाने की कोशिश में शीत नागों का और भी बुरा हाल हो गया। नाग गुरु बचाओ, छत पर कोई छेद खुल गया है और उसमें से भीषण वायु दबाव मुझे अंदर खींच रहा है। हफ, हफ, ये तो कोई तिलस्मी भवन मालूम पड़ता है। इसमें ऐसे घुसकर मौत को दावत देना है। अब कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। इधर दो शीतनाग बिसर्पी के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वहां से दूर एक शीतनाग हिमहिस नागराज को अपने शिकंजे में फंसाने में सफल हो गया था। आह, बेहोशी छा रही है। इस शिकंजे को मेरे साधारण नाग नहीं तोड़ सकते, पर नागफनी सर्प इस शिकंजे को तोड़ सकते हैं। लेकिन उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए मुझे इस ठोस बर्फ में कम से कम एक दरार तो करनी ही होगी, पर उसके लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। नागराज ने अपने शिथिल होते शरीर की पूरी शक्ति को संचित किया। ठंडी होती मांसपेशियों में एक बार फिर रक्त का संचार होने लगा और कलाई के ऊपर की बर्फीली सतह में दरार पड़ गई। कड़ाक। और इससे पहले कि दरार फिर से आपस में जुड़ पाती, नागफनी सर्प बाहर आ चुके थे और फिर नागफनी सर्पों के शरीर तेजी से हवा में लहराने लगे और नागराज के शरीर पर चढ़े हिमहिस के बर्फीले शरीर को जगह जगह से रेती की तरह रेतने लगे। खर कर खड़ाक। कुछ ही पलों बाद हिमहिस का शरीर जगह जगह से टूट चुका था और नागराज को उसके शरीर के शिकंजे से निकलने में जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। ये इसको हराने का तरीका नहीं है। इसका शरीर फिर से जुड़ जाएगा। टूटते ही इसका शरीर ठंडे पानी में बदलकर, आहा, अगर उस पानी को बर्फ बनने ही ना दिया जाए तो। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सांपों की एक बाढ़ सी निकलकर हिमहिस के जुड़ते शरीर की तरफ लपकी। अगर तू मुझ पर अपने मरियल सर्पों से हमला करेगा, ये भी करके देख ले। मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर इनकी हिम समाधि जरूर बन जाएगी। ये सांप तुझ पर असर नहीं करेंगे हिमहिस, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर इनके शरीर की गर्मी तुझ पर ज़रूर असर करेगी। मैं समझ गया तेरी चाल। तू मेरे बर्फीले बदन को इन हजारों सांपों की गर्मी, शरीर की गर्मी से पिघलाकर पानी बनाना चाहता है, पर तू हर बार ये बात क्यों भूल जाता है कि वो पानी फिर जमकर बर्फ बन जाएगा और मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। इस बार नहीं हिमहिस, इस बार जैसे जैसे तेरा शरीर पिघलता जाएगा, तेरे शरीर पर लिपटे मेरे हजारों सर्प तेरी बूंदों को चाटते जाएंगे। ना बचेगा पानी, ना जम पाएगी बर्फ और ना बन पाएगा तेरा शरीर। तो खत्म हो जाएगा हिमहिस और मैं ठंडे हो गए सांपों को फिर से अपने शरीर में प्रवेश करा के गर्मी दे दूंगा। और इधर महानगर में नाग कुमार के तिलस्मी बंगले पर मंडरा रहे शीत नाग कुमार और नाग गुरु दोनों ही चौंक उठे। हिमहिस की एक चीख के साथ ही मेरे साथ उसका मानसिक संपर्क टूट गया। मैं भी उससे संपर्क नहीं साध पा रहा हूँ। इसका एक ही अर्थ लगता है कि वो ये कि नागराज के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब तक यहाँ पर रुकें तो उधर नागराज हमारी बस्ती का ना जाने क्या हाल कर डालेगा। हमको तुरंत हिमालय जाना होगा।
हिमालय पर नागराज पहली मुसीबत पार करके आगे बढ़ चुका था। शीत नागों को मेरे यहाँ आने की खबर हो चुकी है। मुझे बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि रात के अंधेरे को खत्म करता हुआ सूर्य भी आकाश में चढ़ आया है। अब मेरा सबसे पहला काम उस रक्त रुद्राक्ष को ढूंढना है। रक्त रुद्राक्ष तुझे कभी नहीं मिलेगा नागराज, शीत नाग कुमार और नाग गुरु। हाँ, हम तेरी यहाँ पर आकर रक्त रुद्राक्ष हथियाने की योजना को पहले ही समझ गए थे, लेकिन अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरा प्यारा महानगर। ओह, तुम शीत तरंगे छोड़ते हो, लेकिन ये कैद मुझे बांध कर नहीं रख पाएगी शीतनाग, क्योंकि मेरे नागफनी सर्प इसको पल भर में ही तोड़ देंगे। नागराज के नागफनी सर्प हिमहिस पर हमला करने के बाद अभी तक बाहर ही थे, और नागराज फिलहाल उसको अपने शरीर से बाहर ही रखना चाहता था, क्योंकि अभी उसको उनकी मदद की ज़रूरत फिर से पड़ने वाली थी। और वो इसलिए क्योंकि चारों तरफ से शीतनाग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अपने राजकुमार का आदेश मिलते ही अपने मिश्रित 20 फुंकारों का वार करके गला डालो नागराज का शरीर, जिंदा मत छोड़ना इसको। शीतनाग ने चारों तरफ से नागराज के शरीर पर भांति भांति के बिंसों की फुकार छोड़ने शुरू कर दी। ये विष मिश्रण तो उस विष मिश्रण से कई गुना ज़्यादा तेज है जो मुझ पर हलाहलकंठ ने छोड़ा था। यानी इनकी शक्ति बर्फीले वातावरण में ज़्यादा उग्र हो उठती है। महानगर के गर्म वातावरण में हलाहलकंठ की शक्तियों को छीन कर रखा था। यहाँ पर भी अगर गर्मी बढ़ जाए तो इन सर्पों की शक्तियाँ भी छीन हो जाएगी। पर यहाँ पर गर्मी कैसे बढ़ सकती है? यहाँ पर तो सिर्फ सूर्य की ही गर्मी है, और उसको ठंडा करने के लिए बर्फ, हाँ, गर्मी बढ़ाने के लिए अब मैं बर्फ का ही इस्तेमाल करूँगा। सूर्य इस वक्त बर्फ की उस शिला के पार चमक रहा है। मुझे उस शिला तक पहुँचना होगा। अरे, नागराज तो भाग रहा है, पीछा करो इसका। नहीं, उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। शायद ये उसकी चाल हो, हमको यहाँ से दूर खींच ले जाने की, ताकि वो यहाँ वापस आकर रुद्राक्ष हासिल कर सके। यही रुके रहो, नागराज वापस जरूर आएगा, तब उसको वही मार डालना। नागराज को वापस आने का इरादा तो जरूर था, परंतु शीत नागों को शक्तिहीन करने के बाद। यह है वो बर्फ की शिला। अब मैं अपने नागफनी सर्पों को आदेश देता हूँ कि वे इस बर्फ की सतहों को रगड़कर इसे कॉन्वेक्स लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस का रूप दे दे। वो लेंस सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इस घाटी में केंद्रित करेगा, और जैसे मैग्नीफाइंग लेंस सूर्य की किरणों को केंद्रित करके कागज या फूस जैसी चीज़ों में आग लगा देता है, वैसे ही इस विशाल बर्फ लेंस की किरणें इस घाटी के वातावरण को असाधारण रूप से गर्म कर देगी। अत्यधिक तेज गति से घूमते नागफनी सर्पों के कीलदार शरीर ने बर्फ की सतह को रेत कर उसे एक विशालकाय मैग्नीफाइंग लेंस का रूप दे दिया, जो सूर्य की तीखी किरणों को केंद्रित करके घाटी की बर्फीली सतह पर एक दूसरे सूर्य का जन्म देने लगा। शीतनागों ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। वे भौचक्के होकर घाटी की सतह पर उभरे सूर्य को देखते रहे, और इससे पहले कि बढ़ती गर्मी का एहसास करके अपने बचाव का कुछ साधन कर पाते, सतह से उठती भाप ने उनके होशो हवास को छीनना शुरू कर दिया। फिलहाल तो ये नाग बेबस हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य की दिशा बदलने के साथ साथ ही किरणों का केंद्र भी घाटी से कहीं और सरक जाएगा। विज्ञान ने तंत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे इससे पहले कुछ ऐसा इंतजाम कर लेना होगा कि ये शीत सर्प मुझ पर दोबारा सम्मिलित हमला ना करें। इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मैं किसी प्रकार से शीत नागों के राजकुमार को बंदी बना लूं। पर कैसे? ये तो नागफनी सर्पों के शरीर को भी अपने मिश्रित विष फुंकार से गला सकते हैं। एक तरीका दिमाग में आ रहा है, परंतु मैंने आज तक उसका प्रयोग नहीं किया। परंतु अगर ये प्रयोग सफल रहा तो शीतनाग कुमार इस तरह मेरा बंदी बन जाएगा कि ना तो उसको कोई बगैर मेरे चाहे छुड़ा पाएगा, और ना ही मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर पाएगा। नागराज की कलाइयों से सर्प निकलकर शीतनाग कुमार के शरीर पर लिपटने लगे, और फिर वे सर्प
और शरीर को पूरी तरह से ढकते ही वे नाग सूक्ष्म रूप में आना शुरू हो गए। नागों के सूक्ष्म रूप में आने के साथ साथ नाग कुमार का शरीर भी सूक्ष्म होने लगा और फिर वे सर्प नाग कुमार के साथ साथ नागराज के शरीर में प्रवेश कर गए। ये दृश्य देखकर अपने अपने होश संभाल रहे शीतनाग आश्चर्यचकित भी हो गए और भयभीत भी। तुम्हारे पास आश्चर्यजनक शक्तियां हैं नागराज, हम अब तुम पर हमला नहीं कर सकते। बताओ क्या चाहते हो तुम। सबसे पहले तो महानगर पर फैला हुआ विषैला फन-घन हटा लो और फिर बिसर्पी के मस्तक से वो मणि निकालकर उसको असली रूप में ला दो। फन-घन तो हम तुरंत हटा लेंगे नागराज, लेकिन बिसर्पी के मस्तक से मणि निकालना हमारे बस की बात नहीं है। उसका असर काटने के लिए रक्त रुद्राक्ष को उस मणि से हटाना होगा। परंतु उस रक्त रुद्राक्ष को ना हम प्राप्त कर सकते हैं और ना तुम। क्यों? क्या बहुत कठिन स्थान पर रखा हुआ है वो रक्त रुद्राक्ष? गरल कुंड के तल में। वही हमको हमारी सारी शक्तियां प्रदान करता है। शीत से बचने की शक्ति भी गरल कुंड, ये क्या होता है? आओ मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। देखो, ये है गरल कुंड। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उसमें से महाभीषण विष गरल निकला था, तो देवों की प्रार्थना पर शिव भगवान ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया था। परंतु गरल पीते समय विष की एक बूंद टपक कर यहाँ पर गिर गई थी। ये गरल कुंड उसी बूंद से भरा हुआ है। इसका असर वातावरण में फैलने से रोकने के लिए शिव जी ने अपना एक रुद्राक्ष इस कुंड में डाल दिया था। इससे ये विष शांत रहता है। परंतु इस कुंड में उतरकर रुद्राक्ष तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि वो विष हर वस्तु को गला सकता है सिवाय इन कुंड के पत्थरों के। इस कुंड की अंदरूनी सतह पर एक खास पत्थरों द्वारा बनी है, इसलिए ये विष इस कुंड की दीवारों को गलाकर इसके पार नहीं जा पाता। समझा? परंतु रक्त रुद्राक्ष तो मुझे पाना ही है। मुझे रक्त रुद्राक्ष तो हर हाल में पहुंचना ही है। सबसे पहले मुझे नाग गुरु की बात की सच्चाई को जानना है। अगर ये विष इस पत्थर को पल भर में गला दे तो गला दिया, यानी ये विष वास्तव में अत्यंत घातक है। अब ना तो मैं खुद रुद्राक्ष तक पहुंच सकता हूं और ना ही किसी भी चीज को कुंड में डालकर रुद्राक्ष को ऊपर खींच सकता हूं। सिर्फ एक चीज अच्छी है और वो ये कि ये रुद्राक्ष गरल कुंड के तल में पड़ा हुआ है। इस बात का मैं फायदा उठा सकता हूँ। मेरे शरीर में बसने वाले चमत्कारी नागफनी सर्पों, मेरे शरीर से बाहर आओ। अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी करने का प्रयास नहीं किया, और वो है इस सख्त चट्टानी सतह में एक पतली सुरंग बनाना। और इसके लिए मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके सर्प रूप में आ रहा हूँ। तुम मेरे शरीर से लिपट जाना। अब मैं नाग शक्ति से अपने शरीर को शक्तिशाली ड्रिल की तरह घुमाऊंगा और तुम्हारे कांटेदार शरीर चट्टानी दीवार को घिसते जाएंगे। कर्र। नागराज और नागफनी सर्प तेजी से चट्टानी सतह में सुरंग बनाने लगे। इस घर्षण से चट्टानी सतह के साथ साथ हमारे शरीर भी झुलस रहे हैं। हम ज़्यादा देर तक सुरंग नहीं खोद पाएंगे नागराज। अगर हम अभी रुक गए तो कभी भी बिसर्पी को असली रूप में नहीं ला पाएंगे नागफनी सर्पों। वैसे भी अब ज़्यादा सुरंग बची भी नहीं है। हम गरल कुंड के तल के नीचे पहुंच चुके हैं। रक्त रुद्राक्ष एक शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब हमको बस उस शिवलिंग के तल ढूंढना है। ये रहा वो तला। अब इस स्थान को खोदते खोदते हम ऊपर चलते जाएं तो सीधे रक्त रुद्राक्ष तक पहुंच जाएंगे, और रक्त रुद्राक्ष तक पहुंचते ही उसको मुंह में दबाकर हमको तेजी से पीछे भागना है, क्योंकि रक्त रुद्राक्ष इस छेद के ऊपर से हटते ही गरल कुंड के तल से भी इसकी धार तेजी से हमारी तरफ लपकेगी। जहर की धार को मात देते हुए नागराज और नागफणी सर्प तेजी से वापस सतह पर आ मिले। बस अब जहर की धार और ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी द्रव अपनी हर सतह का समान स्तर बनाए रखता है, और ये धार गरल कुंड में भरे विष के स्तर के बराबर आ चुकी है। काम समाप्त होते ही नागराज ने अपने वास्तविक रूप में आने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया।
ये तुमने क्या किया नागराज? अब गरल बीज की ये धार चट्टानों को गलाती हुई ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या गला डालेगी, और साथ ही साथ इस रक्त रुद्राक्ष के चले जाने से हमारी सीत में लंबे समय तक जिंदा रहने की शक्ति भी चली जाएगी। इन दोनों समस्याओं का एक ही हल है नाग गुरु, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महानगर भेज दो ताकि मैं बिसर्पी को ठीक करके इस रक्त रुद्राक्ष को वापस यहीं गरलकुंड में पहुंचा दूं। हाँ, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हारे साथ महानगर चला चलूं। हमको उसी भवन में जाना है जहाँ पर मैं बिसर्पी को छोड़कर आया हूँ। नागगुरु और नागराज के शरीर हिमालयों पर से गायब होकर एक पल में ही महानगर स्थित नागराज के बंगले के अंदर प्रकट हो गए। ओह, नागराज के साथ साथ शीतनाग भी है। नागराज के साथ होने के कारण ही तिलस्म ने इसे रोका नहीं। नागराज, आ गए तुम, पर तुम्हारे साथ ये दुष्ट नाग क्यों आया है? दुष्ट नहीं, भटका हुआ कहो बिसर्पी, वैसे भी मैं इनकी मदद से ही इतनी जल्दी यहाँ पर आ पाया हूँ। यह रहा रक्त रुद्राक्ष, जिसकी मणि से स्पर्श कराते ही बिसर्पी अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। ये शुभ कार्य मुझे करने दो नागराज। मैं बिसर्पी दीदी को अपने हाथों से रुद्राक्ष छुआकर वास्तविक रूप में लाना चाहती हूँ, और फिर भारती द्वारा मणि से रक्त रुद्राक्ष को स्पर्श कराते ही बिसर्पी अपने असली रूप में वापस आ गई। वाह दीदी, मैं जानती तो थी कि तुम सुंदर होगी, पर इतनी सुंदर होगी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा काम हो गया नागगुरु, अब मैं ये रक्त रुद्राक्ष आपके हवाले करता हूँ। अगर अब भी आप लोग अपने रास्ते को ठीक समझते हो तो इसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें। नहीं नागराज, तुमने मानव नाग होते हुए भी हम दैवीय नागों को मात देकर ये सिद्ध कर दिया है कि कोई भी जाति दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकती। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगते हैं। चलो नागकुमार, अब नागराज के शरीर से विदा लो और हमारे साथ हिमालय चलो। नहीं नागगुरु, नागराज जैसे प्राणी के शरीर में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अभी और अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल प्रायश्चित करते हुए नागराज के शरीर में ही रहूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा नागकुमार, हम सब तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। अब हम चलते हैं ताकि इस रक्त रुद्राक्ष को उसके उचित स्थान पर पहुंचा सके। और फिर बस नागराज, नागद्वीप सामने दिख रहा है, तुमको वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ से तैर कर चली जाऊंगी। ठीक है बिसर्पी, पर तुमने मुझको अब तक ये नहीं बताया कि महात्मा कालदूत मुझे क्यों बुला रहे थे। वो कोई खास बात नहीं थी नागराज, यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। भारती से मिलने के बाद मैं नागराज से विवाह करने के अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। भारती का नागराज के प्रति प्यार सच्चा है। वैसे भी अगर नागराज भारती से विवाह करेगा तो कई धर्म संकटों से बच जाएगा। फिलहाल चुप रहकर इंतजार करना ही होगा ताकि देखा जा सके भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को मैं जब पढ़ रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि कुत्ते की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ किया हूँ। ओके, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलिए इसकी एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। तुम लोग मानव जाति के श्रेष्ठतम नमूने हो, सुपर हीरोज। मैं तुमको एक दूसरे ग्रह पर ले जाऊंगा जहाँ की अद्भुत परिस्थितियों में तेजी से बनेगा तुम्हारा विकसित रूप, जो पृथ्वी की वर्तमान आबादी को खत्म करके पृथ्वी पर राज करेगा। एक मानव बन गया है महामानव, और उसकी शक्तियां बन गई है महाशक्तियां। जो इस विनाश को रोक सकते थे अब वे ही मचाएंगे तबाही, तो फिर रोकेगा कौन ये जलजला। राज कॉमिक्स का ये सुपर मल्टी स्टार विशेषांक शीघ्र आ रहा है।